हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है 150 यानी कि 150 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस है और ये NCERT की बुक क्लास 6 to 10 से बेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की साइंस की बुक में से हैं और जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और जिनके बार बार आने के आगे भी चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 1 के लिए, रीट लेवल 2 के लिए, RPSC, EMO, RAS के लिए, हाईकोर्ट, LDC, अग्निवीर, SSC, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, बल जो है वो उसको हम F से लिखते हैं और F का सूत्र होता है F = ma। और इसका ऐसा ही बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, लेकिन अगर न्यूटन में ना लिख के हम इसको मास और त्वरण के रूप में लिखे तब कैसे लिखेंगे? तो देखो, m यानी मास का होता है किलोग्राम और एक्सीलरेशन त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमको 3 स्टेटमेंट दिए और पूछा कौन कौन से सत्य है। पहला है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते जड़त्व के कारण। बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है जड़त्व उत्पन्न करने के लिए कारण। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से कथन सही है? पहला बिल्कुल सही है कि जब गाड़ी अचानक चलती है तो जड़त्व के कारण यात्री जो है वो आगे की ओर गिर जाता है। और बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है कि खेल कूद में जो ऊंची कूद वाला विद्यार्थी है वो नीचे जब गिरता है तो बालू का ढेर इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि उसका समयिंग में परिवर्तन की दर कम हो, यानी उसका आवेग कम हो जाए, यानी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कम हो जाए, समयिंग में परिवर्तन में उसको ज़्यादा समय लगे ताकि उसको ज़्यादा चोट ना लगे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें पता करना है। पहला है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। और दूसरा है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम और आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही है। जो विबग्योर सीक्वेंस होता है, विबग्योर या बेनीजा है, पीनाला, 7 रंग जो इंद्रधनु किसके होते हैं, ये न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है ब्लू, इसका वोयलेट का, बैंगनी का, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है वो लाल रंग का होता है। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और आवृत्ति सबसे न्यूनतम होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.8 मिनट या 9.5 मिनट या 8.14 मिनट? सही आंसर है चौथा, कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.14 से 8.42 मिनट के मध्य का समय लगता है। 8.14 से लेके 8.4 तक का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं। अगर ये गोलीय दर्पण है और ये इसका यहाँ पर ध्रुव है और मान लो ये कॉनकेव है, तो इस तरफ यहाँ पर जो मुख्य फोकस है, मान लो ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस वह बिंदु होता है जब समानांतर किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वह। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस हो गया F। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी, वक्रता केंद्र या व्यापक, तो इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से लिखा जाता है, यानी F और P के बीच की जो दूरी है, पोल ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसको हम कहेंगे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या जो होती है, जिस केंद्र का ये भाग है गोला, उसकी जो त्रिज्या है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसको r से लिखते हैं। और r हमेशा f की डबल होती है, यानी r = 2f। अगला क्वेश्चन है, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह कौन सा होता है?
आभासी प्रतिबिंब, बढ़िया प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या खराब प्रतिबिंब। जो पर्दे पर बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते वह आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा वास्तविक आभासी एम वस्तु के साइज के बराबर, उल्टा वास्तविक एम वस्तु के साइज के बराबर, सीधा वास्तविक एम वस्तु के साइज से छोटा, या सीधा आभासी और वस्तु के साइज से बड़ा। तो देखो, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो आभासी होता है। तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा वस्तु के साइज के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में दर्पण और बिंब के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, और उल्टा पुल्टा हो जाता है, यानी पार्श्व परावर्तन भी होता है। दायां बाएं दिखता है और बायां भाग दाहिनी तरफ दिखता है। अगला क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? किस बीमारी के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है? कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, हेपेटाइटिस ए या आर्थराइटिस? सही आंसर है कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फफूस कैंसर का मुख्य कारण क्या है? श्वेत फफूस कैंसर जो फेफड़ों में लंग कैंसर होता है, इसका कारण क्या है? एस्बेस्टोस, सिलिका, कपास के रोए या कागज की लुगदी? तो सही का आंसर है एस्बेस्टोस की वजह से श्वेत फफूस कैंसर हो जाता है। कैंसर का सामान्यतः निम्न आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किसका आइसोटोप या समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, फास्फोरस 31, आयोडीन 131 या सोडियम 24? तो सही आंसर है कैंसर के उपचार के लिए हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन सी, ई, के या डी? सही आंसर है के। विटामिन के की कमी से रक्त का में खून का थक्का धीरे बनेगा, और वहाँ से घाव से खून बहता रहेगा, काफ़ी देर बाद में खून का थक्का जमेगा। विटामिन सी से स्कर्वी, ई बंध्यापन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डी से रिकेट्स होता है, ए से रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया, और बी से बेरीबेरी। ये बीमारियां होती है विटामिन की कमी से, जिनको अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा अभावजन्य रोग प्रोटीन की कमी की वजह से होता है? क्वाशोकोर, एनीमिया, रिकेट्स या हेमरेज? तो सही आंसर है क्वाशोकोर। क्वाशोकोर और मेरुस्मस ये दो बीमारियां प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली अभावजन्य बीमारियां। एनीमिया खून की कमी से, आयरन की कमी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और हेमरेज ब्रेन हेमरेज इसको हम कहते हैं। रतौंधी का कारण क्या है? रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखना, ये विटामिन ए की कमी से, बी की या सी की या डी की, किसकी कमी से? तो सही आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, और एक और डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं जीरोफ्थेल्मिया, और पुअर विजन यानी कम दिखाई देना, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी या स्कर्वी? तो सही आंसर है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी है। स्कर्वी और पायरिया ये दोनों बीमारियां जो मसूड़ों की होती है, जिसमें ब्लडिंग कम से खून निकलता रहता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, विटामिन सी की कमी से होती है। गोइटर जो बीमारी है जिसको गलगंड या घेंगा कहते हैं, आयोडीन की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न क्यों होती है? क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, उसमें हरितलवक नहीं होते, उसमें तारक केंद्रक होते हैं, और हीमोग्लोबिन होते हैं। कौन कौन सा सही है? पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा चौथा, या उपयुक्त सभी? सही आंसर है ये उपयुक्त सभी। ये सारे स्टेटमेंट सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। हरितलवक केवल पादप कोशिका में होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करता है, ये भी नहीं होते। और तारक केंद्रक जो सेंट्रोसोम है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन ये वर्णक है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन की जगह क्लोरोफिल नाम का, पर्णहरित नाम का वर्णक होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किसी जीव की सूक्ष्म जीवित रचना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही है? पहला दूसरा सही है कि केवल तीसरा सही है, कि पहला तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है? देखो, स्टेटमेंट पहला कि ये जीवित कोशिका की सूक्ष्म रचना है, बिल्कुल सही है। कोशिका सबसे छोटी से छोटी रचना होती है किसी भी जीव की। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ये भी सही है। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा की होती है, ये भी सही है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
और उपयुक्त में से कौन से एक कोशिकांग यूनिसेलुलर संरचना के उदाहरण, यानी कौन से एक कोशिकीय जीव है जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है? अमीबा, पैरामीशियम, श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे खून में होती है, डब्ल्यूबीसी, और मुर्गी का अंडा। तो ये सारे की सारी जो उदाहरण यहाँ पर दिए वो सारे के सारे एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है। अमीबा यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक होता है, पानी में रहता है। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय। और ये वाइट ब्लड सेल्स, ये तो एक कोशिका है ही। श्वेत रक्त कणिकाएं और मुर्गे का अंडा जब तक वो निषेचित नहीं है तब तक वो भी सिंगल कोशिका है। निषेचन के बाद में फिर वो द्विकोशिका बन जाता है। तो उपयुक्त में से एक कोशिकीय कौन से? सारे 1 2 3 4, चौथा स्टेटमेंट, चौथा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन निम्न में से किससे या किस किससे मिलकर निर्मित होती है? कोशिका के बाहर की जो कवरिंग होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, तो वो किससे मिलकर बनती है? प्रोटीन से, वसा से, लिपिड से, या ए और सी यानी कि प्रोटीन और लिपिड से? तो देखो सही आंसर है कि फॉस्फोलिपिड होती है, यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर कोशिका की झिल्ली बनती है। और कोशिका भित्ति जो पादपों में होती है वो केवल सेलुलोज की बनती है, वो मृत संरचना होती है, जबकि कोशिका झिल्ली ये जीवित संरचना होती है और सेलेक्टिव परमेबल यानी चयनात्मक पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए, स्टेटमेंट दिए हुए, और फिर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य यानी सेलेक्टिव परमेबल होती है, बिल्कुल सही है। चयनात्मक वर्णात्मक पारगम्य होती है, केवल कुछ अणुओं को अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है, सबको नहीं जाने देती। कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण और प्रासरण के माध्यम से होता है, ये भी बिल्कुल सही है कि विसरण और प्रासरण के द्वारा जल और गैसों का आवागमन कोशिका के एक अंदर और बाहर होता है। और प्रासरण द्वारा, तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया में जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है, ये गलत है। प्रासरण के द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया केवल जीवित कोशिकाओं में होती है, मृत कोशिकाओं में प्रासरण नहीं होता। प्रासरण केवल कोशिका झिल्ली के आर पार या झिल्ली का कोशिका झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण ही प्रासरण कहलाता है, जब बीच में कोशिका झिल्ली आ गई तो ये केवल जीवित कोशिकाओं में होता है। तो पहला दूसरा सही है या तीसरा गलत है? तो स्टेटमेंट ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है? दो तरह का श्वसन होता है, ऑक्सी और अनॉक्सी, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो अनॉक्सी श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 35, 38, 2 या 11 एटीपी? तो सही आंसर है 38 एटीपी। अनॉक्सी श्वसन में केवल 2 ही एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऑक्सी श्वसन में 36 प्लस 2 यानी 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि पहली जो प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस वो जीवद्रव्य में संपन्न होती है और इसमें केवल 2 ही एटीपी बनते हैं, ये दोनों में होती है, ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में। और ऑक्सीश्वसन में ये क्रेब साइकिल जो सेकंड स्टेप है वो जिसमें 36 एटीपी बनते हैं, जबकि अनॉक्सीश्वसन में क्रेब साइकिल वाली स्टेप नहीं होती। तो अनॉक्सीश्वसन में एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी और ऑक्सीश्वसन में कुल 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रुधिर के द्वारा होता है कि वायु कूपिकाओं के द्वारा, या श्वास नली द्वारा, या धमनियों द्वारा? तो सही आंसर है वायु कूपिकाएं, जिनको एल्वियोली कहते हैं। इनकी सतह से, एल्वियोली की सतह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़ों में होता है, तो वायु कूपिकाएं एल्वियोलीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? ऑक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और हरितलवक, या केंद्रक और कोशिका भित्ति, और जीव द्रव्य और तारकाय? तो देखो सही आंसर है कि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, तो शक्ति यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन में। तो ये कोशिका द्रव्य में पहली स्टेप होती है, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये ऑक्सी अनॉक्सी दोनों में होती है। लेकिन जो ऑक्सीश्वसन होता है उसमें सेकंड स्टेप जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो ऑक्सीश्वसन कोशिका द्रव्य में, ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल 2 चरणों में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस लेता है? इनमें से कौन सा जानवर है जिसमें त्वचा और फेफड़े दोनों श्वसन अंग होते हैं? मछली, केंचुआ, तिलचट्टा और मेंढक? तो सही आंसर है मेंढक। मेंढक में बुकलंग्स होते हैं, पुस्तक पफूस जिसको कहते हैं, तो वो, और उसकी जो त्वचा होती है वो नम होती है, तो त्वचा और फेफड़ों दोनों से रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया मेंढक में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करो।
श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है। ए और बी दोनों ही सही है, या न तो ए सही है और न ही बी सही है। श्वसन दिन और रात दोनों समय संपन्न होता है पौधों में, बिल्कुल सही है, 24 घंटे चलने वाली प्रोसेस है। और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय जब प्रकाश उपस्थित है तभी होता है, तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला है लिगामेंट और टेंडोन है। लिगामेंट और टेंडोन क्या है? संयोजी उत्तक है कि पेशी उत्तक है कि संयोजी तंतुमय उत्तक है कि कंकाल उत्तक है? देखो, लिगामेंट और टेंडोन दोनों के दोनों संयोजी उत्तक होते हैं। जैसे ब्लड एक संयोजी उत्तक है, इसी तरह से एरोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू वसामय उत्तक है। अब इनमें से ये तंतुमय संयोजी उत्तक होते हैं। रक्त और लस्सी का ये तरल संयोजी उत्तक है, जबकि लिगामेंट और टेंडोन तंतु में संयोजी उत्तक है। लिगामेंट जो है वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, और टेंडोन जो है वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इनमें से कौन है जो हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? श्वेत ग्रंथियाँ, पसीना ग्रंथियाँ, वसा में उत्तक एडिपोज टिश्यू, या संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, या रोम? सही आंसर है वसा में उत्तक एडिपोज टिश्यू, जिसको कहते हैं। ये वसा संचय होती है इसमें, वसा जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो शरीर को गर्म रखने का काम करता है वसा में उत्तक एडिपोज टिश्यू। अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी जो है साइंस की ब्रांच, इसमें किसका अध्ययन करेंगे? कोशिका का, या मांसपेशियों का, या उत्तकों का, या अस्थि और उपास्थि का? तो सही आंसर है हिस्टोलॉजी जो है ओती की कहते हैं इसको, इसमें हम उत्तकों का अध्ययन करेंगे। साइटोलॉजी में सेल का, कोशिका का अध्ययन करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पादप उत्तकों का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर कौन सा पादप उत्तक का प्रकार नहीं है? सरल स्थायी उत्तक, जाइलम, फ्लोएम और उपकला उत्तक? तो सही आंसर हो जाएगा उपकला उत्तक। ये जंतु उत्तक होता है। उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ये 4 प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं। जबकि स्थायी उत्तक, विभज्योतक और स्थायी उत्तक 2 प्रकार के उत्तक होते हैं पौधों में, जिसमें विभज्योतकी जो है वो स्थिति के आधार पर सिरस्थ, पार्श्व या इंटरकैलरी होता है, और जाइलम और फ्लोएम ये जो है ये जटिल स्थायी उत्तक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों और तनों के सिरों पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? पौधे की जड़ और तनों के जो सिरे है, टिप, क्लास पार्ट जो है, सिरस्थ भाग है, वहाँ पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? पार्श्व विभज्योतक उत्तक, अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक एंट्रिकैलरी, या सिरस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है सिरस्थ भाग में, सिरों पे, एपिकल पे सिरस्थ यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी सिरस्थ विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम और जाइलम 2 स्थायी उत्तक होते हैं, जटिल स्थायी उत्तक। तो इनके क्या काम है? फ्लोएम का क्या काम है? जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधों के संपूर्ण शरीर में पहुंचाना, या पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, या पौधों को स्थायित्व और यांत्रिक सहयोग प्रदान करना, या भोजन निर्माण में सहायता करना। जाइलम जल और फ्लोएम फूड। जाइलम जल, जाइलम जल यानी जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जल और खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक और बाकी शरीर में पहुंचने का काम ये तो जाइलम का है। और फ्लोएम फूड यानी पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम का है। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है किस पादप उत्तक में चालनी नलिकाएं और सीव ट्यूब्स और सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल्स पाई जाती है? वह कौन सा पौधों का उत्तक है जिसमें चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं पाई जाती है? तो चालनी कोशिकाएं और सहकोशिकाएं फ्लोएम का पार्ट है, फ्लोएम में पाई जाती है। फ्लोएम में 4 भाग कंपोनेंट होते हैं फ्लोएम के, एक तो चालनी नलिका और एक सहकोशिका, इसके अलावा फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम फाइबर। जाइलम में भी 4 होते हैं, मर्दूतक और फाइबर दोनों कॉमन है दोनों में, यानी दोनों में ही जाइलम फ्लोएम दोनों में मर्दूतक पाया जाएगा और फाइबर भी पाया जाएगा। इसके अलावा जाइलम में जो कंपोनेंट है वो है ट्रैकेट्स और वेसल्स यानी कि वाहिका और वाहिनी का, जबकि फ्लोएम में चालनी नलिकाएं और सहकोशिका। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर, लेड, कॉपर या एल्यूमिनियम? तो सही आंसर है सिल्वर। एजी अर्जेंटम ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, सर्वोत्तम चालक होता है। एक लिंगी पुष्प है, इनमें से कौन सा पुष्प एक लिंगी है? मक्का, सरसों, गुलाब या पिटूनिया? सही आंसर है मक्का। मक्का एक लिंगी पुष्प होता है, बाकी सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये द्विलिंगी पुष्प है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो वाहनों के द्वारा तय की दूरी को मापता है क्या कहलाता है? यानी कितनी हमने डिस्टेंस चली है, इसको किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? चाल मापी के द्वारा,
ओडोमीटर के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा या एमीटर के द्वारा। तो थर्मामीटर तो टेम्परेचर तापमान नापता है, एमीटर विद्युत धारा का नापता है, और चाल मापी स्पीडोमीटर चाल नापती है। ओडोमीटर सही आंसर है। जो किलोमीटर वाली घड़ी होती है गाड़ियों में, ओडोमीटर कहते हैं उसको, तो वो तय की गई दूरी नापती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य है कि दोनों है कि कोई नहीं? सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स। और साउंड ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य होती है। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है और ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इनमें से कौन कौन से सही है? 3 स्टेटमेंट दिए। पहला है पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। तो बिल्कुल सही है कि प्रकाश से वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। और पौधों में जो संग्रह होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये गलत है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में है, यानी दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम किसके कार्यस्थल है? राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण या शोषण? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं राइबोसोम कोशिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, ये किसके द्वारा समझाया गया है? यानी ऐसा किसके द्वारा समझा सकते हैं, इसका कारण क्या है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, दूसरे नियम के द्वारा, तीसरे नियम के द्वारा, सेविंग के संरक्षण नियम द्वारा? तो इसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला नियम के द्वारा ये समझाया जाता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और अगर वो गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहती है, जब तक कि उस पर वहाँ बल आरोपित ना हो। तो जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का शरीर गति में ही रहना चाहता है, ऊपर का शरीर और नीचे का शरीर जो है वो बस के साथ में स्थिर अवस्था में आ जाता है, इसलिए उसको झटका महसूस होता है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? यानी किस में स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वसन करता है त्वचा से? सांप, केंचुआ, बंदर या मनुष्य? तो सही आंसर है केंचुआ। नम स्किन होती है इसकी और गीली मिट्टी में रहता है, तो केंचुआ में त्वचा श्वसन अंग है। अगला क्वेश्चन है आहार नली में अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अग्नाशय रस और लार की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा की, और पित्तरस और अग्नाशय रस की, या लार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की? तो देखो वसा का पाचन होता है छोटी आंत में, और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो डिओडिनम है इसमें एक तो पित्तरस आता है और एक अग्नाशय रस आता है। इन दोनों की वजह से जो है वो वसा का पाचन होता है। पित्तरस का काम होता है कि जो आमाशय से जो भोजन आया उसका अम्लीय माध्यम को या क्षारीय माध्यम करना, ताकि जो अग्नाशय रस में जो लाइपेज एंजाइम आएगा जो वसा का पाचन करेगा वो काम कर सके। और दूसरा ये वसा का पायशीकरण करता है पित्तरस। पायशीकरण मतलब कि बड़ी वसा की बूंदों को तोड़ के छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है, ताकि वो छोटी बूंदों का लाइपेज एंजाइम के द्वारा उसका डाइजेशन किया जा सके, और वसा के पाचन के बाद में हमें गिल्सरोल और वसा अम्ल प्राप्त होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन ठीक है। निम्न में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? जलीय जंतु में गलफड़े मुख्य श्वसन अंग होते हैं, तो किस में नहीं है गलफड़े? ऑक्टोपस, स्क्विड या क्लाउनफिश या व्हेल? तो सही आंसर है व्हेल, क्योंकि ये मेमिलिया वर्ग का है और इसमें फेफड़े होते हैं, गलफड़े नहीं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? एक साधारण मनुष्य के लिए जो सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से अधिक, या 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज? तो सही आंसर है 20 से 20, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगर हम इसको किलो हर्ट्ज में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से नीचे वाले को हम प्राश्रव्य, अवश्रव्य, और 20,000 के ऊपर वाले को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग मानव शरीर में किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़ा, किसको प्रभावित करता है? सही आंसर है मस्तिष्क। अल्जाइमर मस्तिष्क का रोग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? इनमें से कौन सी गैस है जिसको चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि चूने का पानी होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3, जो
सफ़ेद रंग का होता है दूध जैसा, इसलिए चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। और चूना या चूना पत्थर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, और जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ होती है तो ये चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो दीवारों पर वाइट वॉशिंग के लिए हम काम में लेते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का करेक्टरिस्टिक टेस्ट है कि अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो कैसे पहचान करेंगे, तो उसका पहचान है कि उसको चूने के पानी में प्रवाहित करो, अगर चूने का पानी दूधिया हो गया तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन कौन करता है? बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, चूना पत्थर या जिप्सम। तो देखो चूने के द्वारा होता है। पहले तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, CaOCl2, CaOCl2। तो CaO यानी बिना बुझा जो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड पर अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है। तो बिना बुझा चूना सही आंसर है। बुझा चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर। अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। आग बुझाने वाले जो एपरेटस होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, तो उनमें जो सोडा अम्ल अग्निशामक है उसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? सोडा और अम्ल दो चीज़ है, तो एक तो अम्ल है। अब अम्ल में आप कोई सा भी अम्ल काम में ले सकते हो, जनरली हम सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लेते हैं। और सोडा कौन सा है यहाँ पर? धावन सोडा, विरेंजर या बेकिंग सोडा या सोडियम क्लोराइड। सही आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा काम में लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaHCO3, ये और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। इनकी आपस में अभिक्रिया से एक तो सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम और सल्फेट से सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और बाकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस बनेगी और एक जल का अणु बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंह पक्का रोग होता है? खुरपक्का मुंह पक्का रोग, जिसको हम FMD कहते हैं, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ, FMD, माउथ डिजीज, FMD। ये जीवाणु, प्रोटोजोआ या विषाणु या कीट किसकी वजह से होता है? तो सही आंसर है विषाणु, वायरस। ये वायरस से होने वाली बीमारी है खुरपक्का मुंह पक्का। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कौन सी धातु होती है जो इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम। सही आंसर है सोडियम। सोडियम इतनी सॉफ्ट है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो हम गुरुत्वाकर्षण के नियम में पढ़ते हैं कि F = GMM अपॉन R², यानी दो पिंडों का द्रव्यमान का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। और इसका मान किसने निकाला था? न्यूटन, डाल्टन, जे थॉमसन या हेनरी कैवेंडिश। सही आंसर है हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान निकाला था। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम, ये वाला है। हमारी हड्डियां और दांतों का मुख्य संगठन क्या है? हमारी हड्डियां और दांत किससे मिलकर बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम मैग्नीशियम से, या कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम फॉस्फेट। तो सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर हमारी हड्डियां और ये बनते हैं Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर हमारी हड्डियां बनती है। किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये जो बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, किसकी अधिकता से होती है? पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फर या लोहा। तो सही आंसर है नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन A, विटामिन B7, विटामिन B12 या विटामिन K। तो कोबाल्ट धातु है जो विटामिन B12 में पाई जाती है। सही आंसर है विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, शाही रोग किसे कहा जाता है? किस रोग को शाही रोग यानी रॉयल डिजीज कहा जाता है? एड्स को, चेचक को, हीमोफीलिया को या हैजा को? तो सही आंसर है कि शाही रोग या रॉयल डिजीज हीमोफीलिया को कहा जाता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, लगातार बहता रहता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में रुधिर में जो कैल्शियम की मात्रा है वो कम ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, इसका नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोसिन, थायराइड या इंसुलिन? सही आंसर है कैल्सिटोसिन हार्मोन। कैल्सिटोसिन हार्मोन, कैल्सी से कैल्शियम याद रख लो, कैल्शियम का नियंत्रण करता है।
अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को टेंडोन या गैलेनोहुमरल या लिगामेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला जो है वो है लिगामेंट, और अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने वाला वो है टेंडोन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है? पीलियन ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि? तो सही आंसर है हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रण केंद्रक होते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस ताप नियमन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, H5N1 नामक वायरस क्या पैदा करता है? ये जो वायरस है कौन सी बीमारी पैदा करेगा? रक्त कैंसर, बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू या एड्स? तो सही आंसर है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू H5N1 है, और H1N1 ये जो है ये स्वाइन फ्लू होता है। तो H5N1 ये जो है बर्ड फ्लू का वायरस है। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक है जो संबंधित है। ये एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है ये किससे संबंधित है? अमोनिया के प्रयोग से, भ्रूण के लिंग परीक्षण से, कैंसर के निदान से या शोषण? तो सही आंसर है भ्रूण के लिंग परीक्षण से। एमनियोसेंटेसिस तकनीक के द्वारा जो फेटस होता है गर्भ, उसके लिंग का पता लगाया जाता है। किस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाएगा? किस हार्मोन की वजह से हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? गैस्ट्रिन, पिट्यूटरी, एड्रिनलिन या एस्ट्रोजन? तो सही आंसर है एड्रिनलिन। जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके द्वारा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दो हार्मोन होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत प्रभाव होता है उनका। एड्रिनल हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। जब हम कभी आपातकाल में होते हैं, फियर फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं इसको, लड़ते टाइम, भागते टाइम या डर लगता है उस समय इस हार्मोन का सेक्रेशन होता है एड्रेनलिन का, जिससे जो है हृदय स्पंदन बढ़ना, ब्लड का दाब बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़, तना, बीज या उपरोक्त सभी? सही आंसर है तना। हल्दी राइजोम है, और आलू, हल्दी और अदरक ये तने से प्राप्त करते हैं। निमोनिया में मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? निमोनिया किस अंग की बीमारी है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा या किडनी? तो निमोनिया फेफड़ों की बीमारी है। श्वास नलियाँ अवरुद्ध हो जाती है और सांस लेने में कठिनाई आती है, तो निमोनिया डिप्टोकोकस निमोनियाई नाम के बैक्टीरिया से होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लार में जो एंजाइम है वो टाइलिन, लाइपेज, लाइसोजाइम या उपरोक्त सभी? सही आंसर है टाइलिन एंजाइम। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिसको सेलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, और ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। रबड़ को मजबूत और उछार लायक बनाने के लिए इसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है? सल्फर, क्लोरीन, कार्बन या चारकोल? तो वल्कनीकृत रबर कहा जाता है ऐसे रबड़ को, इसमें सल्फर मिलाया जाता है। टायर बनाने के लिए रबड़ में सल्फर मिलाया जाता है, वल्कनीकृत रबड़ कहलाता है ये सल्फर। इनमें से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, प्लाज्मा भित्ति या कोशिका भित्ति? प्लाज्मा भित्ति भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, राइबोसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। दोहरी झिल्ली वाले एक भी नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहाँ पर। कौन एक अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? वेग, गति, बल आघूर्ण या विस्थापन? वेग सदिश है, बल आघूर्ण सदिश है, विस्थापन सदिश है, गति चाल पर निर्भर करती है, अदिश है। निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब को नापने के लिए करते हैं? वायु दाब मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेता है? एनीमोमीटर, एमीटर, अल्टीमीटर या रेडियोमीटर? तो सही आंसर है एनीमोमीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? दूरी की, समय की, प्रकाश की या धारा की? सही आंसर है दूरी की। प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों के बीच दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होती है? रिकेट्स, रतौंधी, रक्ताल्पता या बेरी? तो बी की से बेरी बीमारी होगी, डी ऑप्शन ठीक है। राइनो वायरस की वजह बनता है? राइनो वायरस किसकी वजह बनता है? आम जुकाम, सिरदर्द, कफ या घुटनों में दर्द? तो सही आंसर है आम जुकाम। जो कोल्ड होता है, वायरल फीवर वगैरह, जो कोल्ड है ये राइनो वायरस की वजह से होती है, सर्दी जुकाम। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? किसी की काली आँख या मान लो भूरी आँख या नीली आँखें जो होती है, आँखों का रंग पुतले की वजह से है कि आयरिस की वजह से, कोर्ने की वजह से, आईलिड की वजह से? सही आंसर है आयरिस की वजह से। जैसा आयरिस का कलर होता है वैसा ही आँख का कलर होगा, तो आयरिस यहाँ पर सही है। उस प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन, ऑक्सिन, प्रदनाक या साइटोकाइनिन?
4 तरह के हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन और एथिलीन। एथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन रहता है, ये गैस हार्मोन है, एथिलीन गैस या एसिटिलीन गैस जिसको कहते हैं। तो सही आंसर है एथिलीन। इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इनमें से हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक नहीं है? ड्यूटीरियम, प्रोटियम, इट्रियम या ट्राइटियम? सही आंसर है इट्रियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनको हम 1H1, 1H2 और 1H3 लिखते हैं। पहले वाले को प्रोटियम, इसको ड्यूटीरियम और इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इट्रियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? देखो, दो संख्या, एक तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉनों की संख्या होती है, कितने प्रोटीन है? 9, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 9। और अब द्रव्यमान संख्या जिसको ऐसे लिखते हैं, ये होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो 10 और 9 19, सही आंसर हो गया डी। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों समान होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है। जब एक ही तत्व के परमाणु तो परमाणु क्रमांक समान होगा, यानी परमाणु क्रमांक तो समान होता है। और जिनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, यानी जिनका परमाणु भार अलग अलग होगा। परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए वो समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन बी ठीक है। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, अगर संख्या के हिसाब से देखें, कणों की संख्या के हिसाब से, और भार के हिसाब से देखें तो जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न है, वो समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। आणविक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आणविक जो अणु की संरचना होती है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। देखो, न्यूक्लियस या नाभिक में जो 2 कण पाए जाते हैं और इन दोनों कणों को हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द कक्षाओं में चक्कर लगाता है। परमाणु नाभिक के घटक क्या है? परमाणु का नाभिक किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नाभिक का पूछा है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में 2 घटक होते हैं, एक तो है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? भारत में जो एसी करंट होता है, प्रत्यावर्ती करंट, तो ये इसकी आवृत्ति क्या होती है? 50 साइकिल पर सेकंड या 60 साइकिल पर सेकंड या 30 या 100 साइकिल? सही आंसर है 50। 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर भारत में विद्युत धारा जो एसी है वो बहती है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा? घटक प्रतिरोधकों में सबसे कम वाले से भी कम होता है, घटक प्रतिरोधकों के मध्यमान के बराबर होता है, या घटक प्रतिरोधकों में सबसे अधिक और सबसे कम वाले दोनों के बीच होता है, या घटक प्रतिरोधकों के जोड़ के बराबर होता है? सही आंसर है डी। श्रेणी क्रम में जो आर सीरीज है वो इन सब का सम होता है, योग होता है। मान लो यहाँ पर 3 प्रतिरोध है तो तीनों को जोड़ दो, वो आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2 प्लस R3। और समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो इन सभी के व्युत्क्रम का सम होता है, यानी योग होता है, यानी R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। श्रेणी क्रम में जो अधिकतम प्रतिरोध है उससे भी अधिक आता है तुल्य प्रतिरोध, और समानांतर क्रम में जो अधिकतम प्रतिरोध है उससे भी कम आता है प्रतिरोध। एक बल्ब, एक चार्जर और एक ओवन और एक कूलर जिनका प्रतिरोध 15, 5, 20 और 30 ओम है और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ता है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अभी हमने पढ़ा कि सबका योग हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 से सब कर लो, सबको जोड़ दो एक बार, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, तो 70 ओम हो जाएगा। फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव पर या ऊष्मीय प्रभाव पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो सही आंसर है ऊष्मीय प्रभाव पर। ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाला डिवाइस होती है जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम होता है। फ्यूज तार जिस पर कार्य करता है वह है, तो अभी हमने बात कर ली ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धाराओं को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एमीटर का, वोल्टमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या पोटेंशियोमीटर का? सही आंसर है एमीटर। विद्युत धारा का मापने के लिए एमीटर और उसके चालक के सिरों पर जो विभवांतर है उसको नापने के लिए वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ट मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? वेग का, आवृत्ति का, गति का या तरंग लंबाई का? तो सही आंसर है आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी। इसको हम हर्ट्ज से नापते हैं, HZ। यदि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f है तो इनके बीच में क्या संबंध है? r इज 2r इक्वल टू f या r इज इक्वल टू 2f या r इज इक्वल टू रूट f या f इज इक्वल टू रूट r? सही आंसर है r इज इक्वल टू 2f, यानी जो वक्रता त्रिज्या है r वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, r बराबर 2f। सेकंड ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर? सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जो है वो अनंत। एक जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 2 लेंसों वाला चश्मा पहनता है। जरा दृष्टि दोष वाला बुढ़ापे में ज़्यादातर ये हो जाता है, सीलियली जो पक्षमापेश हैं उनके कमजोर होने से। तो यहाँ पर 2 वो बाईफोकल लेंस यूज़ करता है। तो ऊपर और नीचे कौन कौन सा चश्मे में लेंस होते हैं वो आपको पता करना है। तो देखो, पास का देखने के लिए हम उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं और दूर का देखने के लिए अवतल प्रयोग करेंगे। तो दूर का देखने के लिए ऊपर हम अवतल लेंस लगाएंगे और पास का देखने के लिए चश्मे के नीचे हम उत्तल लगाएंगे। तो ऊपर अवतल, ऊपर उत्तल कौन सा? दोनों, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नीचे वाला उत्तल हाँ, और ऊपर वाला अवतल, ये सही है सेकंड स्टेटमेंट। नीचे उत्तल, ऊपर अवतल। पक्षमापी पेशियां सीलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? यानी कौन सा दृष्टि दोष है जो सीलियरी मसल्स, पक्षमापी पेशियों की लचीलापन कम होने की वजह से और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलापन में कम होने की वजह से होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद? सही आंसर है जरा दृष्टि दोष। बुढ़ापे में जो दृष्टि दोष होता है इसको कहते हैं जरा दूर दृष्टिता कहते हैं इसको। तो इसके लिए बाईफोकस लेंस प्रयोग करें, द्विफोकस लेंस जिसमें ऊपर की तरफ अवतल और नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित अंग कौन सा नहीं है? गर्भनाल, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका? सही आंसर है शुक्रवाहिका है। नर जनन तंत्र का भाग, बाकी सारे मादा जनन तंत्र के भाग है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय गिरवा में, डिंब वाहिनी में, गर्भाशय का अगला निचला भाग या ऊपरी भाग? सही आंसर है डिंब वाहिनी, फेलोपियन ट्यूब, अंड वाहिनी जिसको कहते हैं, वहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नर और मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिसमें नर और मादा दोनों के लैंगिक लक्षण उसको द्विलिंगी कहेंगे, अंतरलिंगी कहेंगे कि पुंजांगी या गाइनेड्रोमार्क या उभयलिंगी? तो उसको हम कहेंगे उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, अग्नाशय में, अंडाशय में या कृत में? सही आंसर है वृषण में, टेस्टिस में। अगला है जब नर और मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे क्या कहते हैं? जैसा मनुष्य में होता है कि नर और मादा को हम बाह्य लक्षणों के आधार पहचान सकते हैं, इसको एक लिंगी कहते हैं कि द्विलिंगी कहते हैं कि लैंगिक द्विरूपता या उभयलिंगी? तो इसको हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। अगला क्वेश्चन है कि नर में, मेल में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी मेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या टेस्टोस्टेरोन? तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, इसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं, एंड्रोजन। और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन ये महिला के हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोर देन 150 क्वेश्चंस थे, सारे 6 to 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप उसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, तब तक जय हिंद।